हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है बेसिकली 6 क्लास है हमारी और इसी 6 क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक एवं राजनीतिक जो हमारा विज्ञान है उसी का हमारी फर्स्ट बुक है। सेकेंड चैप्टर का हम लोग जो है हम लोग आपका रिवीजन करेंगे। विविधता एवं भेदभाव के विषय में पढ़ेंगे। तो कल हमने विविधता के विषय में पढ़ा था। आज डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए बच्चों, तो विविधता एवं भेदभाव को हम लोग आपका देख रहे हैं और विविधता एवं भेदभाव को ही हम लोग आपका पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार दूसरों से अलग होती है, लोगों को आपका चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक बनाया जाता है और कई को व्यक्तिगत सामूहिक रूप में शामिल नहीं किया जाता। अगर आप आपके दोस्त और लोगों में हमेशा ऐसा व्यवहार करते हुए देखते होंगे, कह रहे कि अक्सर आपने ऐसा व्यवहार करते हुए देखा होगा, ठीक है। और ऐसा व्यवहार करते देखते उन्हें आपको गुस्सा भी आया होगा और महसूस भी किया होगा। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? इस पार्ट में समझने की कोशिश करेंगे और अनुभव करेंगे कि हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूदा असमानताएं कैसे जुड़ी हुई हैं। चलिए, तो कैसे जुड़ी हैं इसको देखेंगे। सबसे पहले आप मुझे कौन बच्चा बताएगा कि विविधता क्या है? मैंने कल समझाया था। चलिए देखते हैं बच्चों। कह रहे हैं कि हम क्या और कैसे हम कई चीजों के बार आपका निर्भर होते हैं और हम कैसे इन सब चीजों को बात करते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, इन सब का हम लोग क्या उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमें घूमने की जगह और उनके इतिहास पर हमारे इन सब चीजों का क्या कह रहे हैं कि बहुत बड़ा जो असर है, जो इफेक्ट है वो आपका पड़ता है और हमको इसको उस इफेक्ट को हमको थोड़ा समझना भी चाहिए और देखना भी चाहिए। अगर आप सापेक्ष में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत में किन विविधताओं वाला देश है, कि भारत कैसी विविधताओं वाला आपका देश है। संसार के 8 प्रमुख धर्म हैं। भारत में उन धर्मों में से धर्मों का अनुयायी मानते हैं। यह लोग 16 से ज्यादा भाषा बोलते हैं और 8 उन मात्र भाषाएं हैं जिनमें 100 से ज्यादा यहाँ लोग आपका नृत्य करते हैं। ये विविधता हमेशा खुश रहने के कारण नहीं बनती, बल्कि इनके लोग इन्हें सुरक्षित और आश्वास महसूस करते हैं। जो हमारी तरफ देखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कह रहे हैं कि कभी कभी जब हम लोग ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न हैं, उनमें से बहुत सी अजीब एवं अपरिचित सा लगता है। कह रहे जब हम किसी लोगों से मिलते हैं तो कभी कभी हमको बड़ा अजीब स्ट्रेंजर सा लगता है और अपरिचित हम लोग किसी से आपका महसूस करते हैं। क्लियर है? क्योंकि कई बार हम उसके कपड़े, संस्कृति, वेशभूषा, उसकी बोली के आधार पर हम उसको जज करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं या जान नहीं पाते हैं कि वो हमसे हमसे अलग क्यों हैं। लोग आपने कई बार देखे होंगे उनके बारे में अलग अलग राय और ख्याल आप लोग बनाते हैं। कह रहे हैं बहुत बार क्या होता है, हम दूसरों के बारे में कुछ सोचते हैं और महसूस करते हैं और अपनी एक राय बना लेते हैं। उसी राय को बोलते हैं पूर्वाग्रह। आइए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं कहता हूं कि ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। उन कथनों को देखिए जो आपके ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगते हैं। जिन कथनों पर आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार के पूर्वाग्रह हैं? क्या आपके दूसरों के दिमाग में कई तरह के पूर्वाग्रह हैं? लोगों के लिए दिमाग पूर्वाग्रह क्यों होते हैं और इन पूर्वाग्रह से आपके मतलब जो आपका पूर्वाग्रह है इसके बारे से आप क्या महसूस करते हैं? देखिए, अगर आप किसी के प्रति अपना पूर्वाग्रह का मतलब है आपने किसी के प्रति बिना कुछ सोचे समझे एक आपने क्या कर लिए, अपने मस्तिष्क में एक किसी के लिए कोई विचार बना लिया है। कह रहे हैं कि जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आपने महसूस किया है और इन पर उनकी सूची बनाई है। आप कह रहे हैं कि हम कैसा आपका पूर्वाग्रह बनाते हैं? कह रहे इस प्रकार का, जैसे आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ये हमने सोच लिया है कि भैया आधे से ज्यादा लोग शहर में गांव में रहते हैं। गांव के लोग अत्यधिक तकनीकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, ये हमने सोच रखा है।
फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार 10 से 12 घंटे काम करता है। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहर और स्थान को आपको बदलते में बाध्य होते हैं। शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, वहां के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। अब देखिए, हमने मान लिया कि शहर के लोग कैसे हैं, बड़े आलसी हैं, और वहां के आपके परिवार के लोग अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं, ये सोच रहा है। ठीक, शहर में रहने वालों का बहुत महंगा पड़ता है और हिस्सा नहीं बनता। तो सब अलग अलग अपनी एक सोच बना रखी है। भैया गांव के लोग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते, गांव के लोगों को जो है काम की तलाश में शहर जाना पड़ता है, शहर के लोग अपने परिवार को समय नहीं देते, उनका जीवन बड़ा आसान है, ऐसे हमने पहले सोच रखा। अब आप मुझे बताइए, जब आप किसी के प्रति पहले सोच बना लेंगे तो आप उसकी सोच को तोड़ कैसे पाएंगे? नहीं टूटेगी, क्योंकि जब आपने किसी के प्रति पहले सोच बना ली है तो आप उसी आपके पूर्वाग्रह में फंसे हैं। ठीक, इसमें से कुछ ग्रामीण लोगों को अज्ञानिता की तरह देखते हैं, जब शहर में रहने वाले लोगों को आलसी और सिर्फ पैसे के सरोकार रखने वाली तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो हमें अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और वह पूर्वाग्रह के रूप ले लेती है। ज्यादातर यह नकारात्मक होते हैं, जैसा कि कथनों में दिया गया है कि लोगों को आलसी और कंजूस माना गया है। यह आपका पूर्वाग्रह है। आप किसी को देख कर कहने लगे तो आलसी है भाई, ये काम नहीं कर पाएगा, या आप किसी को बोल दो कि ये क्या है, कंजूस है। जब हम यह सोचते हैं तो किसी काम को करने का कोई तरीका ही अच्छा या सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, उसी काम को दूसरे की तरह आपका पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, तो अन्य भाषाओं में बहुत नकारात्मक रूप से देख पाएंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा बोलते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई हिंदी बोल रहा है, तो शायद आप उतना उसको वैल्यू ना दें जितना कि आप अंग्रेजी बोलने वाले को ज्यादा वैल्यू देंगे, हिंदी बोलने वाले को पापा कम देंगे। क्योंकि आपकी नजर में क्या है कि जो इंग्लिश बोलता है वो बड़ा इंटेलिजेंट होगा। क्या ऐसा जरूरी है जो अंग्रेजी बोलता हो वो ज्यादा इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो? तो नहीं, ये सब आपका पूर्वाग्रह है। आपने पहले से ही किसी के प्रति अपनी सोच बनाकर विकसित कर ली है। कह रहे हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रह हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, उनका रंग, उनके क्षेत्र और तरह तरह के बोलने, कपड़े, भाषा इत्यादि अक्सर महसूस करते हैं, और पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनकी दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, और हम इतने प्रति सोच बना लेते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने पूर्वाग्रह को नहीं तोड़ेंगे और उनसे दोस्ती नहीं करते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार नहीं हो पाता है और हमें दुख पहुंचाया जाता है। क्या होता है? और हमको आपका दुख पहुंचता है लोगों के व्यवहार से, लोगों के नेचर से। तो आपके अनुसार पूर्वाग्रह क्या है? एक बार देखिए, सोचिए और मुझे बताइए। समझ आया बच्चों? जल्दी बताइए, पूर्वाग्रह को कौन कौन आपके बच्चे समझे हैं? क्या होता है पूर्वाग्रह? तो हम चलते हैं फिर आगे की तरफ। लड़के और लड़कियों में भेदभाव। कह रहे किस तरह का अंतर होता है लड़के और लड़कियों में? कह रहे समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप इसे, कई लोग कहेंगे कि हमें लड़का या लड़की के माँ तरह जन्म लेते हैं, तो ऐसे में होता है कि और क्या सोचने लगते हैं। आइए हम इसे जानेंगे और इस पर बात करेंगे। अब देखिए, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लड़खड़ाता हूँ और मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और कुछ भी। मैं कभी उदास नहीं होता हूँ और कभी दुखी। लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं,
यह बातें नहीं नहीं हैं और मेरे बारे में तुम क्या जानोगे? तुम दूसरों से कितनी अलग दिखाई देते हो। मैं इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है। धरती आंखों को छिपाने चाहती है। अब देखिए, कोई व्यक्ति व्हील चेयर पर है, कैसा है, टांगे नहीं हैं, तो हम एक अलग सोच बनाते हैं उसके प्रति, हम उसको नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मानवता सर्वोपरि है। मानवता को ही ध्यान में देकर इन सारी चीजों को हम लोगों को जो है फोकस बेसिकली करना चाहिए। अगर हम इन कथनों को लें, वे रोते नहीं हैं, वे तो आप उन्हें गुण और लोगों की पुरुषार्थ को जोड़ते हैं। बचपन में जब लड़कों को गिरकर चोट लग जाती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर कहकर चुप कर देते हैं, रो मत, तुम लड़के हो। अगर मान लीजिए लड़कों को चोट लग गई तो क्या बोलते हैं माता पिता कि रोना नहीं, तुम लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। और एक पूर्व अवधारणा और एक मेंटल हमारी थिंकिंग हो जाती है कि लड़के रोते नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो आप उसको रोने लगता है तो लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों कभी-कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो, लेकिन बड़े होने तथा लड़के सीख जाते हैं कि वे अपने को सिखा लेते हैं रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे और उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने को अपने आप को रोकता है। और ये होता है बच्चों, लड़के किसी के सामने रोते नहीं है। क्या ये अवधारणा सही है या गलत हमने बना रखी है? हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज में इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हमारा व्यवहार अनुसार होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उनकी छवि के अनुरूप होना चाहिए। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनी हैं। जब हम सभी लोग एक ही छवि में बंधे होते हैं और काफी पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम रूढ़िवादी धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग होने के कारण को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ आपका ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में काफी पक्की धारणा बन लेती है। ठीक है, हर देश, धर्म से कंजूस और अपराधी बेवकूफ लोग ही मिलते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उसे समूह में हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बन जाती है जो वाजिब नहीं है। इस प्रकार ये धारणाएं हम प्रत्येक इंसान को एक अनोखा और अलग व्यक्ति की तरह रोकती है। हम नहीं कर पाते, लेकिन व्यक्ति अपने खास धर्म, गुण और क्षमताओं से दूसरों के बारे में ये सारी चीजें करता है। रूढ़िवादी धारणा, बड़ी संख्या में लोग एक प्रकार के खांचे में जड़े होते हैं। ऐसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने की कम लड़कियां नहीं हो सकती, कि हवाई उड़ाने लड़कियां नहीं होती। इस धारणा का असर हम सब नहीं पकड़ते। कई बार ये धारणा ऐसी काम करने से रोकती हैं जो शायद उनमें काबिलियत हो, और कह रहे हैं हम लड़कियों को इसलिए रोक देते हैं कि इनकी बस की बात नहीं है, ये नहीं कर सकती। ये अब मान लीजिए जहाज उड़ाने वाली बात है तो क्या कहेंगे कि भैया लड़कियों की बस की बात नहीं है, आप इनसे जहाज मत उड़वाओ। ठीक है, तो इस तरह की जो अवधारणा है वो कहीं ना कहीं बन जाती है। तो ये सारी चीजें बड़ी स्वाभाविक हैं और बड़ी स्वाभाविक रूप से हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं। तो इनका थोड़ा-सा हमको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए कि आखिर में ये स्वाभाविक चीजें इतनी हावी क्यों हो जाती है हमारे समाज पर। तो हमें इन चीजों पर थोड़ा-सा गौर करना चाहिए। अब ये तो थी आपकी बात, और अब बात करेंगे असमानता एवं भेदभाव का। तो विविधता को कल आपने समझ लिया था, आज असमानता, भेदभाव। कह रहे हैं कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी धारणाओं का व्यवहार करते हैं। रूढ़िवादी सोच मतलब आप किसी पूरा चीज को लेकर, आप पुरानी परंपरा को लेकर बैठे हुए हैं। पूर्वाग्रह का मतलब है आप किसी ने कोई अपनी सोच बना रखी है
और उसी सोच के साथ आप लोग जी रहे हैं और चल रहे हैं। वो क्या हो गया? वो आपका पूर्वाग्रह की सोच हो गई। ठीक है, आप उसी के अनुरूप चल रहे हैं। आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं। अगर आप उन्हें गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो आप कुछ गतिविधियों में भाग लेते हैं और उनको रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में करने नहीं देते हैं, कुएं पे पानी नहीं भरने देते हैं, हेड पंप पे पानी नहीं लेने देते हैं, दूसरे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और गिलास और कप में चाय नहीं पी सकते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव। चलिए, देख लिया आप लोगों ने। आगे बढ़े। भेदभाव के कारण हो सकता है कि आप याद करें, पिछले पार्ट में अमीर और समीर और दूसरे समीर के बारे में विभिन्नताएं थी। उदाहरण के लिए उनके धर्म कैसे थे, अलग अलग थे, और इन सब बातों को आप लोगों ने देखा कि अगर आप किसी के साथ ऐसा कुछ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव की कोशिश कर रहे हैं। एक समीर, दोनों समीरों में एक एक अंतर और उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी। कह रहे कि अब आपको बताना है कि उनका जो समीर एक और जो आपका समीर दो था, उनकी पृष्ठभूमि क्या थी और उनका अंतर क्या था। समीर, दोनों समीर एक साथ आर्थिक पृष्ठभूमि का है। समीर दो गरीब विविधताओं का पूर्ण नहीं है, और असमानताएं, बहुत लोगों के पास खाने और कपड़े, घरों की मूलभूत जरूरत को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीजों को जरूरत में ध्यान देती हैं, और कुछ पैसे नहीं होते, जिसके कारण जो है अफसरों, अस्पतालों और स्कूलों के साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोग भेदभाव और असमानता पर आधारित मनुष्य का ही है, पढ़ना पड़ता है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती हैं, और संस्कृति आपकी मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से ये गरीब हैं और उनके पास इनकी आर्थिक पूरा करने के संसाधन नहीं है, इसका आधार भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार से भेदभाव कई असमान जाति, लोग समूह और इन सब के आपको देखने पड़ते हैं। भेदभाव का सामना करने पर आजीविका चलाने के लिए लोगों को अलग अलग तरह के काम करने पड़ते हैं। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव हो रहा है, तो भेदभाव केवल एक स्तर पर हो, या फिर उसको हर जगह उस भेदभाव का आपको सामना करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें उसको बहुत बार फेस करनी पड़ेंगी। ऐसी स्थिति उसके सामने बहुत बार अक्सर हमको दिखाई देती है। क्लियर है? और हम इसको महसूस भी करते हैं कि ये किस तरह से है। देखा आपने? कह रहे कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग तरह तरह का अलग अलग काम करते हैं। पढ़ना, बताना, मछली पकड़ना, बढ़ाईगिरी, खेती, बुनाई इत्यादि लोग काम करते हैं। ठीक है? और ये देखते हैं सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे काम समाज में कम महत्व माना जाता है, क्योंकि लोग इन कामों को करते हैं और गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूह किस तरह से पीढ़ी रूप में रखे जाते हैं, जिससे एक जाति दूसरी जाति के ऊपर नीचे होती है, और इन्हें अपनी सीढ़ी के ऊपर रखा जाता है, और जाति इन सब चीजों के लिए आपका उत्कृष्ट जो है आपका मानी जाती है। ठीक है? और कुएं में पानी पीना, मंदिरों में घुसना इज्जत नहीं थी। उन सभी की दूसरों की बच्चों के साथ स्कूल में बैठने का हिस्सा, ये सारी चीजें जो हैं उनको आपका नहीं मिलती थी। यानी कि कभी कभी हम लोग अछूत से उनको, बच्चों को स्कूल और शिक्षा तक के लिए हम लोग वंचित करते हैं। तो असमानता हर श्रेणी पर, हर जगह जो है आपको दिखाई देती है, और कभी कभी इतनी मतलब अपनी चरम मात्रा में होती है कि हमको उसका स्पष्ट रूप कई बहुत अलग से आपको दिखाई देता है। चलिए, देख लिया इतना आपने किस तरह से है ये सारी चीजें। कह रहे हैं कि अगले प्रश्न पर हम देखते हैं कि भारत की एक मशहूर हस्ती का भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग को समझने के लिए हमें मदद करेंगे कि कैसे जाति के बारे में किस तरह से बड़ी संख्या में भेदभाव के शिकार होते हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था आधारित पर अपने भेदभाव का अनुभव लिखा है। कह रहे एक बहुत बड़े नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आपके सामने हैं,
और इन्होंने जाति आधारित इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इन्होंने उस भेदभाव को अपने आप में समझने और उसको लिखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। क्लियर है? उन प्रयासों को, उन सब चीजों को हम लोग आपका जानने का प्रयास करेंगे आखिर में क्या था। कह रहे हैं कि साल के कह रहे हैं कि 1901 में जब वे 9 साल के थे, वे महाराष्ट्र से कोरे गांव में अपने भाई के साथ अपने पिता से मिलने गए। उनके पिता से मिलने कहाँ गए? महाराष्ट्र में कोरे गांव। बड़ी देर इंतजार करने पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आया कि उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे और जो हमने दिखाई। उन्होंने पूछा, हम वहां क्यों रुके हैं? उन्होंने बताया कि कोरे गांव जाना है और पिताजी या उनके नौकर हमें आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही में से कोई नहीं पहुंच पाया और हमें पता नहीं है कि कोरा गांव कैसे पहुंच जाता है। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे हैं। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को लगता था कि ये ब्राह्मण के बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान में था। जैसा कि हिंदुओं में होता है कि स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि बिना एक पल सोचे उसके मुंह से निकल गया, मतलब मुंह से निकल गया, हम महार हैं। तो महार मतलब बंबई के एक प्रांत में महार को अछूत माना जाता था। उसे एकदम धक्का लगा और वे भौचक्के रह गए। उसके चेहरे पर अचानक परिवर्तन आया और हमने देखा कि अजीब सी घृणा की भावना हावी हो गई। ठीक? और उसे जैसे ही मेरी जुबान सुना था, वे वापस अपने कमरे में चला गया। हम वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी नहीं आए और हमें एक नौकर भी नहीं आया। अब स्टेशन मास्टर हमें छोड़ के चला गया था। हम काफी घबराए। यात्रा शुरू करने में जो खुशी और उत्साह की भावना जिस जगह से थी, वो अत्यधिक उत्साह लेनी पड़ी। अब वो आके लास्ट में रुक गई। आधा घंटा बीतने के बाद स्टेशन मास्टर लौट के आया। हमसे पूछा कि क्या करने का सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए की बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरे गांव जा सकते हैं। कोरे गांव ज्यादा दूर नहीं है, पर हम फौरन निकलना चाहते हैं। वहां किराए पर बैलगाड़ी चलती है। लेकिन मैं स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं और उसको पता चल गया तो कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी ले जाने में गंदा और नीचा नहीं बनना चाहता है। हम दोगुना किराया देने को तैयार हैं। बस हमें हमें एहसास हुआ कि बातें पैसे से नहीं है। स्टेशन मास्टर ने तो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल करते रहे और चुप खड़े हुए गाड़ी वालों से मोल तोल करते रहे और चुपचाप खड़े होकर समझ नहीं आ रहा उसे वो क्या करें। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी राइट टू स्पीच खंड 12 में संपादन वसंत मून बॉम्बे शिक्षा विभाग सरकार ने ये सारी चीज दी थी। अब कह रहे हैं कि बच्चे गाड़ी वालों को पैसे देने से मतलब अब उन्हें क्यों इनकार कर रहे थे, उनको वो क्यों नहीं ले जाना चाहते थे। बात थी असमानता की। क्लियर है? जो लोग वो कर रहे थे कि असमानता किस प्रकार की है, और वो कौन कर रहा था? आपका ये लोग कर रहे थे। जाने का साधारण काम बहुत मुश्किल से बच्चों के पास नहीं था। जब वे पैसे खुद को नहीं दे सकते थे, स्टेशन मास्टर ने सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव करने का व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ हो गया कि जाति आधारित व्यवस्था न केवल दलितों को गतिविधियों से वंचित करती है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिल पाता और दूसरों को जो मिलता है। देखिए, उन्होंने गाड़ी वाले ले जाने में मना कर दिया, ये फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनको जो आत्मसम्मान की ठेस पहुंची और उन्हें जो करना चाहिए था वो भी उन्होंने नहीं दिया। इस प्रकार की सारी चीजें उनको झेलनी पड़ती है। असमानताओं के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन से आजादी मिलने के बाद जो संघर्ष किया था
वह समानता के व्यवहार के लिए किया गया था। दलित और औरतों ने, जनजातीय लोगों ने, किसानों ने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया। उनके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। जैसे उन्होंने बहुत सारे दलित संगठित होकर मंदिर में प्रवेश के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने पुरुष के समान अधिकार किया और वे लोग मिलते थे। किसानों और दलितों को अपने जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दरों से छुटकारा लेने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, और हमारे नेताओं ने एक व्यापक इस तरह की असमानताओं पर विचार करना किया कि कुछ भी हो जाए, हम ऐसा करेंगे कि कोई किसी के साथ जो है असमानता आपकी ना करे, किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ये हमको आपका देखना है। ठीक, और अवगत कराए कि कैसे भेदभाव किया जाता है उसकी दृष्टि से, और कई नेता ने इसका बड़ा हिस्सा बने और सभी ने आपके बराबरी के सरोकार की मांग की कि हम सब बराबर हैं, और समानता का एक अहम मूल्य की तरह माना गया और सभी को भारतीय रूप में जोड़कर देखा गया। संविधान ने सरकार के लिए विशेष तय डाली और अलग अलग तरह के समुदाय और समानता का अधिकार का फायदा दिलाने के लिए कदम उठाया। ठीक, और कह रहे हैं कि भारत के संविधान लिखने वालों की कुछ समिति, जो संविधान लिख रहे थे उनकी कुछ समिति सदस्य थे। ठीक, और अभी आप देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपको दिखाई देंगे। ये रहे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, ये कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने संविधान समिति में आपका ड्राफ्ट कमेटी के रूप में काम किया था। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीजें थी जिनको हमको आपका इसमें गौर कर कर एक एक करके इन सबको देखना था और बात करनी थी कि समानता क्या है, कैसे बिना किसी के साथ भेदभाव पूर्ण किए चीजों को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है, इनको हम लोग आपका महसूस कर सकते हैं। यहाँ तो देख लिया, कोई डाउट, कोई क्वेरी? चलिए, तो चलते हैं हम। तो आज हमने बेसिकली असमानता पर देखा और बात की क्या है असमानता, और उसका हमने जानने की कोशिश की। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग घर से एक बार रिवीजन करके आइए, पढ़ के आइए, कोई डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। धन्यवाद।